नमस्कार दोस्तों, यदि आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार नेट और जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तभी इस वीडियो को देखें। ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट 100% गारंटी के साथ में प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं, सीधा 30 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में, जिसको हम रिवीजन कहेंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं यहाँ पर वो 30 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कक्षा में पढ़ाते समय छात्र की प्रगति को लगातार जांचने हेतु कौन सा मूल्यांकन उपयुक्त है? विच इवेल्युएशन मॉनिटर्स लर्नर्स प्रोग्रेस ड्यूरिंग टीचिंग। याद रखिएगा, ये फॉर्मेटिव है। ये फॉर्मेटिव जो होता है हमेशा ये सुधारात्मक होता है, सुधारात्मक होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है और फीडबैक देकर सुधार में मदद करता है। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? दो चीजें, ड्यूरिंग क्लास, फॉर्मेटिव, ये इतने ही। दूसरा चीज है, इसमें आपको जो है फीडबैक शब्द आए, सुधार शब्द आए तो याद रखिएगा ये फॉर्मेटिव है। दूसरा क्वेश्चन है, जब अधिगम बिना किसी चेतन प्रयास के स्वतः स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं? बिना किसी चेतन प्रयास के स्वतः स्थानांतरित होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, लो लोड ट्रांसफर कहते हैं। ये आपको ये चारों चीजें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि देखिए सर ये हमें पूरा का पूरा नहीं आता। हाई रोड ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर, निगेटिव ट्रांसफर, ये चार ऑप्शन में से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लो रोड ट्रांसफर में सीख अपने आप लागू हो जाती है, जैसे मातृभाषा पढ़ना। नो अवेयरनेस लो रोड। ठीक है, ये माता पिता के जो है, जैसे हाई रोड ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, निगेटिव ट्रांसफर, ये अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहां पर इस बार लो रोड ट्रांसफर को जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से ब्लूम की टेक्सोनोमी में एप्लीकेशन किस स्तर के बाद आता है? ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस और इवेल्युएशन, ये जो आपका 5 स्टेप है जिसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस भी आता है। ठीक है, सिंथेसिस भी आता है और इवेल्युएशन, ये स्टेप आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा साहित्यिक चोरी प्लेजरिज्म पहचानने वाला सॉफ्टवेयर है? यहां से आपको जो है जरूर याद करना है। अभी जो चल रहा है टर्निटिन चल रहा है, टर्निटिन सिमिलरिटी इंडेक्स निकालता है। ठीक है, और ये जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है वो प्लेजरिज्म टूल नहीं है, ये टर्निटिन प्लेजरिज्म चेक करने का एक टूल है जो हर विश्वविद्यालय में ये दिया गया है। यानी कि पीएचडी करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट की बात आता है, रिसर्च पेपर की बात आता है, अभी वर्तमान समय में टर्निटिन प्लेजरिज्म टूल है जिसको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एपीए जो रिफरेंसिंग स्टाइल होती है उसमें सही क्रम क्या है? पहला क्या लिखेंगे, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, ये एपीए और एमएलए। ठीक है, ये दोनों को आपको, शिकागो को भी पढ़ लीजिएगा। ये 3 चीजें आपको पढ़ना ही है। याद रखिएगा, आथर पहला नाम आएगा, आथर में भी सरनेम पहला आता है। जैसा मेरा नाम वेणुधर रौतिया है तो रौतिया, और जो वेणुधर है उसमें भी डॉट होता है। ठीक है, फिर ईयर आएगा, जो किताब पब्लिश हुआ है उसका ईयर आएगा, फिर टाइटल आएगा, और फिर जो है जर्नल का नाम आएगा, फिर आजकल जो है DOI आ रहा है।
याद रखिएगा, एपीए हमेशा आथर ईयर फॉर्मेट फॉलो करता है, आथर ईयर फॉर्मेट फॉलो करता है, AYTJD याद रखें। ठीक है, आजकल बदल देगा DOI भी आजकल अनिवार्य कर दिया है एपीए स्टाइल में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जनसंख्या माध्य, ठीक है, और परिकल्पित माध्य से कम हुई, जनसंख्या माध्य यदि परिकल्पित माध्य से कम हो तो कौन सा परीक्षण होगा? ठीक है, याद रखिएगा, ये वन टेल्ड कहते हैं, इसको लेफ्ट टेल्ड कहते हैं, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? यदि जनसंख्या माध्य परिकल्पित माध्य से ज्यादा होगा तो टू टेल कहलाएगा। आपको हमेशा ध्यान देना है, लेस देन संकेत देता है, लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। डायरेक्शन गिवन वन टेल, यानी कि आपको लेस देन शब्द आएगा, लेस देन शब्द आएगा तो लेफ्ट टेल्ड कहलाएगा, या सिंगल या वन टेल्ड कहलाएगा। ठीक है, लेस का मतलब लेफ्ट, लेस का मतलब होता है वन। ठीक है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान देना है, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होता है? ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया। ठीक है, 1 KB जो होता है 2 पावर 10 बाइट्स होता है, 10 बाइट्स होगा, 20 बाइट्स होगा, 30 बाइट्स होगा, इस तरह से होगा। और आपको पता है, ठीक है, 1 बाइट जो है 2 पावर 3 होता है, 8 होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होता है, तो 10 और 3 13 हो गया, यानी कि 2 पावर 13 होगा, 2 पावर 13 याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, 2 पावर जो है 13 बिट्स हो जाएगा। इसी तरह का घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंक चेक पढ़ने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ये देखिएगा, सबका अलग अलग है, बार कोड अलग चीज होती है, OCR अलग होती है, OMR अलग चीज होती है, MICR अलग चीज होती है। तो ये तीनों चीजों को आपको, चारों चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, OMR सीट होती है ना जिसमें आप लोग आंसर देते हो, तो ये MICR जो है चेक के लिए होती है। ठीक है, ये MICR जो है हमेशा मैग्नेटिक इंक होता है, इसमें मैग्नेटिक इंक से लिखे अंकों को पढ़ता है। ठीक है, MCR मैग्नेटिक इंक से लिखे अंकों को पढ़ता है, चेक मतलब MICR। ठीक है, अब यहां पर भारत में उच्च शिक्षा के मूल सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? मूल सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है? याद रखेगा, ये तीनों बात का काम है। ठीक है, मूल सिद्धांत में एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी। ठीक है, एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी, ये तीनों चीजों को हमेशा पढ़ना है, हर बार आपको काम आएगा। ठीक है, एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये जो आपका जो क्वेश्चन है, ये जो 5 चीजें आपको हमेशा ध्यान देना है। उच्च शिक्षा में मूल सिद्धांत है एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी, ये 5 चीजों को आपको पढ़ के जाना है, बहुत काम का है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी हाल ही का है, ज्यादा समय नहीं हो रहा है, किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा, ये नाइट्रेट कारण से होता है। हीमोग्लोबिन को, ठीक है, मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है, मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन का विषय है ये, हीमोग्लोबिन को जो है मेथेमोग्लोबिन में बदल देता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, तर्क के स्थान पर व्यक्ति पर हमला करना कौन सा तर्क है? याद रखिएगा, व्यक्ति पर हमला करता है, विषय को छोड़कर जो है किसी व्यक्ति के विषय पर। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में मैंने कहा कि मैं जो है क्रिकेट देखने जाऊंगा, मैं क्रिकेट देखने जाऊंगा बोल रहा हूं, सामने वाले व्यक्ति बोलता है तुम तो बहुत कमजोर हो। ठीक है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम कैसे क्रिकेट देखने जा सकते हो? अरे क्रिकेट देखना अलग चीज होता है, और मेरा जो है पतला दुबला होना या मोटा होना वो अलग विषय है, दोनों अलग विषय है। तो इसको हम लोग जो है एड होमिनेम कहते हैं, एड होमिनेम।
ठीक है। तो यहाँ पर जब तर्क छोड़कर व्यक्ति पर वार किया जाए तो एट होमिनेम फैलेसी कहलाता है। ये क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। जब व्यक्ति स्वयं से बात करता है तो वह संचार का कौन सा प्रकार है? आप सभी जानते हो, इंट्रापर्सनल, अपने आप से बात करना, स्वप्न देखना, दिवा स्वप्न देखना, भगवान से बात करना, पागल व्यक्ति, ठीक है, ये सब जो है इंट्रापर्सनल करते हैं। आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, ठीक है, ये सब जो है ये इसके अंतर्गत आता है, इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आता है। सेल्फ टॉक या इंटरनल थिंकिंग इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में जब शोधकर्ता स्वयं आंकड़े एकत्र करता है, स्वयं आंकड़े एकत्र करता है तो वह कौन सा डेटा कहलाता है? सब जानते हो, स्वयं आंकड़ा करेगा तो प्राइमरी डेटा होता है, दूसरे का डेटा होगा तो सेकेंडरी डेटा होगा, ठीक है। तो जो डेटा सीधे रिसर्चर द्वारा कलेक्शन हो वो प्राइमरी डेटा है। जैसे उदाहरण के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीजें जो है प्राइमरी डेटा का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान की विशेषता नहीं है? हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आपको याद करना है कि अनुसंधान की जो विशेषता होती है वो एक तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए, जिसका हम परीक्षण किया जा सकता हो, जो पहुंच में हो, वही जो है रिसर्च की विशेषता है। ये बायस्ड नहीं होना चाहिए, बिना बायस्ड का होना चाहिए। रिसर्चर हमेशा ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होता है। बायर रिसर्च को कमजोर बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मापन का नॉमिनल स्तर है? नॉमिनल स्तर बोल रहा है। नॉमिनल जो स्तर होता है जिसका कोई रेंज नहीं होता, बस यूं ही होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति कोई जैकेट पहना हुआ है, जैकेट के पीछे में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 20 लिखा हुआ है, वो 20 लिखने का कारण कुछ भी नहीं है, केवल 20 लिख दिया गया है, तो ये नॉमिनल होता है। नॉमिनल जो होता है जिनको किसी सीरीज में नहीं रखा जा सकता, वो अकस्मात हुआ है, अकस्मात। ये क्यों लिखा गया है, ये क्यों है, ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए जो है, जो जेंडर होता है, जेंडर, तुम लड़के क्यों हो, वो लड़की क्यों है, वो माँ क्यों है, वो बाप क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है। तो ये जो जेंडर है नॉमिनल स्केल में, ठीक है, केवल नाम या श्रेणी होती है, नो ऑर्डर, नो मैग्नीट्यूड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। 16 नंबर है, पी वैल्यू का अर्थ क्या है? ठीक है, पी वैल्यू हम क्यों पता करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्ट बाय चेंज, ठीक है, यानी कि पी वैल्यू यह बताता है कि रिजल्ट चेंज से आया है या नहीं। पी वैल्यू जो है लेस देन 0.05 होता है, 0.05, इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंट है। पी का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, तभी जाकर वो प्रॉब्लम जो है सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। पी वैल्यू जो है इससे ज़्यादा होगा तो कहेंगे नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम की बात कर रहा है। जब आप रिसर्च में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है या नहीं, यदि उसका वैल्यू, पी वैल्यू जो है, जो आपने कैलकुलेशन करके, डेटा कलेक्शन करके प्राप्त किया हुआ है, उसमें यदि आपका जो पी वैल्यू आया होगा वो लेस देन 0.05 है, तो हम कहेंगे भैया ये प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम को हम रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है पी वैल्यू के बारे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्ट बाय चेंज होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर देखिएगा, शिक्षण में रेनफोर्समेंट का संबंध किससे है? याद रखिएगा, ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है। रेनफोर्समेंट हमेशा जो है रिवार्ड, पनिशमेंट, बिहेवियरिज्म है ये, ठीक है। रेनफोर्समेंट में हम या तो रिवार्ड देंगे या तो पनिशमेंट देंगे, जिसको हम लोग ये बिहेवियरिज्म कहलाता है, व्यवहारिकता कहलाता है। और ये जो रेनफोर्समेंट का जो संबंध है स्किनर और पावलोव का है, ठीक है। एक ने जो है कुत्ते के ऊपर किया, एक ने जो है चूहे के ऊपर किया। स्किनर ने चूहे का प्रयोग किया, इन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट क्या होती है? रिवार्ड या पनिशमेंट होती है। रिवार्ड और पनिशमेंट जो है बिहेवियरिज्म होती है। यदि दो चर साथ साथ बढ़ते हैं
तो उनका संबंध क्या होता है, याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यदि दो चर साथ साथ बढ़ते हैं, दो चर जो है x और y, ठीक है, यदि मान लीजिए हम शक्कर की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, शक्कर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो मिठास जो है बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा। हम शक्कर की मात्रा, एक चर है और उसमें मिठास है, ठीक है, दो चर हुआ, हम शक्कर की मात्रा को बढ़ाएंगे तो मिठास भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। वन इंक्रीजिंग अदर आल्सो इंक्रीजिंग, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट, जैसे जैसे हाइट बढ़ता चला जाएगा तो वेट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया उदाहरण है। इस तरह का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा आईसीटी टूल है सिंक्रोनियस लर्निंग के लिए उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सिंक्रोनियस लर्निंग है, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान देगा रियल टाइम इंटरएक्शन होना चाहिए, रियल टाइम में होना चाहिए। ठीक है, जूम, गूगल मीट जो है इसके अंतर्गत आता है। यहां से प्रश्न जरूर पूछ सकता है, जरूर देखिएगा आप लोग जो है। 20 नंबर, अनुसंधान में परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है, टू टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यानी कि चरों के मध्य संबंधों का हम परीक्षण करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस वेरिएबल के बीच रिलेशन को टेस्ट करने के लिए होती है। रिसर्च का ये बैकबोन कहलाता है, रिसर्च का बैकबोन कहलाता है। ठीक है, परिकल्पना जो है। ठीक है, 21 नंबर, भारत में उच्च शिक्षा के विकास के 5 आधारभूत सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहां पर लेकिन यहां पर समान अवसर, समानता की बात करता है। ठीक है, समानता की ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। 5 चीजें हमने आपको बताया था। समता का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक और क्षेत्रीय भेदभाव को कम करते हुए सभी को समान अवसर प्रदान करना। आरक्षण नीति और छात्रवृत्तियां इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसी को इक्विटी कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी का सिद्धांत है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, क्षेत्रीय भेदभाव किए बिना सबको समान अवसर देना, जिसमें छात्रवृत्तियां और आरक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत में उच्च शिक्षा में निजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ावा मिला, याद रखिएगा, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। 1992 के बाद में आर्थिक उदारीकरण, या 1992 में क्या हुआ, आर्थिक उदारीकरण हुआ। तो 1992 का सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, में निजी निवेश और निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे उच्च शिक्षा में निजीकरण बढ़ा। कोई कहता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है प्राइवेटलाइजेशन कर रहा है, वो तो 8वीं पंचवर्षीय योजना से चालू हो गया है। ठीक है, 1992 से चालू हो गया, कोई बीजेपी की देन नहीं है, ये पहले की देन है। 1992 और 2025 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो 25, 38, 32 साल पुराना निजीकरण की व्यवस्था है। ठीक है, उसका उद्देश्य अलग था कि निजीकरण करने से क्या होगा। ठीक है, तो ये 22 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य कौन सा है, हमेशा ध्यान देना कि विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, वो मान्यता प्रदान करता है। B12 मान्यता, B12 नेक की मान्यता। ठीक है, नेक की मान्यता ग्रेडिंग देता है। B12 में यूनिवर्सिटी में आता है कि नहीं आता है, कॉलेज आता है कि नहीं आता है, B12, यानी कि विश्वविद्यालय को अनुदान देना, ठीक है, और मानक निर्धारण करना, तभी वो अनुदान देगा जब उनके अनुसार से वो फिट बैठेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, वीजीसी का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देना, उच्च शिक्षा के मानक बनाए रखना। यह एक रेगुलेटरी संस्था था बोल सकते हो, अभी भी है। ठीक है, ये भी ये खत्म नहीं हुआ है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय वर्ष 1916 में स्थापित हुआ था,
आप सभी को पता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU मैसूर विश्वविद्यालय, SNTT महिला विश्वविद्यालय, तीनों की स्थापना 1916 में हुई थी। यह प्रश्न UGC नेट में बार बार पूछा गया है। 1916 में ये सब हुआ था। ठीक है, कौन कौन सा? मैसूर विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, ये पहला विश्वविद्यालय है जो महिलाओं का। तीनों की संस्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, UGC नेट में ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, का उच्च शिक्षा में प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये नया चीजें हैं, याद रखिएगा। ये क्वालिटी चाहिए, समता चाहिए, इक्विटी चाहिए, और तीसरा जो है बहुविषयक शिक्षा चाहिए। जो मैंने 5 उद्देश्य बताया था उसमें से इक्वालिटी तो आ गई, फिर इक्विटी भी आ गई, और साथ ही साथ जो है बहुविषयक शिक्षा, यानी कि आप साइंस वाले हो आर्ट पढ़ सकते हो, आर्ट वाले हो साइंस पढ़ सकते हो, मिक्स करके पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, NEP का फोकस मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, गुणवत्ता सुधार है, संस्थागत स्वायत्तता है, समानता पर है, केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, याद रखिएगा। क्या क्या चीजें हैं? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, गुणवत्ता में सुधार, संस्थागत स्वायत्तता, ऑटोनोमस बनाना, और समता पर आधारित है। ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समय ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम जो है अन्य क्वेश्चन को नहीं लेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट्स करके बताइए, तो मैं इसी तरह से अभी 7 जनवरी तक लेकर आऊँगा और आपको मैं बताऊँगा क्या प्रश्न पूछा जाएगा। है, आपको अच्छा लगा ना? लगा होगा तो जरूर कमेंट्स करके बताइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।